हेलो दोस्तों, सिविल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो इस क्लास या सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे मौलिक अधिकार का पहला अधिकार के उसमें क्या क्या चीजें वर्णित हैं और किन किन चीजों को हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार, देखिए, समता के अधिकार में हमारे मूल अधिकार में 6 अधिकारों में से पहला अधिकार है समता का अधिकार, जिसमें 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, जो पहला अधिकार है अनुच्छेद 14 में वर्णित, वो कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 कहता है लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, या रंग के आधार पर विभेद नहीं। अनुच्छेद 16 कहता है अफसर की समता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 14 से लेकर 18 तक है वहां कौन कौन से प्रावधानों को वर्णित किया गया है। उसके बाद हम एक एक प्रावधान को लेंगे और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से पहलू हैं जो शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 14 में क्या मिला है, विधेयक के समक्ष समता। दूसरी चीज, अनुच्छेद 15 में उन्होंने क्या वर्णित किया है, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान व रंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में वर्णित है कि अफसर की समता की बात की गई है, सभी नागरिकों के लिए लोक नियोजन में क्या अफसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत हो, और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आप देखोगे कि ये सभी अनुच्छेद जो है वो समता और समानता की बात करते हैं। इसमें सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए इक्वलिटी लाने की बात की गई है, परंतु इनमें अलग अलग तरीके के प्रावधान किए गए हैं और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, अपन उस पर चर्चा करते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 14, जो बात करता है विधि के समक्ष समता की। समता और समान संरक्षण। समान संरक्षण, अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों को ही समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टर्म्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विधि का शासन क्या होता है या रूल ऑफ लॉ क्या है। इसी के अंदर वर्णित होता है विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन जो है वो ये कहता है कि विधि जो है वो सर्वोच्च होगी। किसी भी देश में जो शासन व्यवस्था चलेगी वो विधि के अनुरूप चलेगी, मतलब विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता का मतलब ये हुआ कि कोई भी देश है वहां पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो विधि से ऊपर नहीं होगा। सर्वोच्च जो होगी वहां विधि होगी और विधि के अनुरूप ही क्या होगा, शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है, विधि के उल्लंघन पर ही दंड
विधि के शासन में एक चीज ये भी मेंशन होती है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई विधि का उल्लंघन किया है तो उसको दंड दिया जाएगा, अन्यथा ऐसे दंड नहीं दिया जा सकता कि राजा के स्वाभिमान को या किसी व्यक्ति के बोल सकते हैं कि किसी विधि में कोई चीज वर्णित नहीं है और उसके बिना ही उसको दंड दे दिया गया। जब तक कोई चीज, कोई व्यक्ति कोई विधि का उल्लंघन नहीं करेगा, जब तक उसे कोई दंड नहीं मिल सकता। तो इसमें यह बात भी होती है कि विधि के उल्लंघन पर ही क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तीसरी चीज यह मानी जाती है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। यदि कोई वर्ग है जिसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं तो वो अपने आप को विधि से बच सकता है। जैसे पहले चलता था कि राज परिवार के लोगों को इस जुर्म की कोई सजा नहीं मिलेगी, या फिर जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए विधि कानून अलग होंगे और जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए विधि कानून अलग होंगे। तो ये सब चीजों को खत्म करते हुए क्या लेके आया गया, विधि के समक्ष समानता लिखी गई। और ये जो है ये है मूल भाग होता है विधि के शासन का। तो आपको ध्यान रखना है, विधि के शासन में ये चीज मेंशन की गई है कि विधि की सर्वोच्चता होगी। कोई भी व्यक्ति जब तक कोई विधि का उल्लंघन नहीं करता जब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता, और विधि के समक्ष जो होंगे वो सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। ये जो है विधि का शासन, ये हमारे अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक आती है विधि के समक्ष समता और दूसरा बोलता है विधि के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, हम दोनों चीजों को समझते हैं। पहली चीज बोलती है विधि के समक्ष समता। तो ये जो प्रावधान है ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो ये बोलता है कि हमें किसी भी प्रकार से किसी के साथ विभेद नहीं करना है। विभेद या बोल सकते हैं भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में यह दिक्कत है कि विधि सभी को समान समझती है। विधि सभी को समान अधिकार देती है। ठीक है, ये जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है कि हमें नहीं करना है के संदर्भ में। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट के विरोध में एक और चलता है जिसको हम बोलते हैं विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समान संरक्षण जो लिया गया है यूएसए से। अब इन दोनों चीजों को आपको समझना है। समझे, एक बात करता है विधि के समक्ष समता, जिसमें यह बात कही गई है कि विधि के समान सभी समान होंगे। ठीक है, और दूसरी बात की ये विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है वो यूएसए से लिया गया है। अब आप सोचिए कि यदि हम विधि के समक्ष समता की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब जस्टिस दिया जाता है तो जो जस्टिस लेडी होती है उसकी आंख पर पट्टी बंदी होती है, जिसका ये मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, या वो किसी जाति विशेष से हो, किसी धर्म से हो, इससे विधि जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी और उसे समान न्याय देगी। ठीक है, दूसरी चीज जो बात आती है वो आती है समान संरक्षण की। अब ये बात हमको समझनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव सेंस में समान संरक्षण कैसे काम करता है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, इसकी परिस्थितियां अलग रही हैं और इसकी परिस्थितियां अलग रही हैं। अब हमने दोनों के लिए समान कानून बना दिए या समान व्यवस्थाएं बना दी, तो हो सकता है उससे विधि को इसको फायदा हो रहा हो और उसको उतना ही नुकसान हो, इसका विकास ही ना हो पा रहा हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। दोनों की परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी और उन परिस्थिति के अनुसार हमें क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा।
जिससे क्या हो सके कि विधि के समक्ष दोनों को समान संरक्षण मिल सके। यदि हम इस व्यक्ति की परिस्थितियों और उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे और कानून केवल इसलिए बना देंगे क्योंकि हमें सभी को समान देखना है, तो क्या हो पाएगा, एक अराजकता भी फैल सकती है कि ये व्यक्ति अभी भी उतना ही दबा कुचला रहेगा और ये व्यक्ति को उसका लाभ मिलता रहेगा। इसलिए हम जो ज्यादातर महत्व देते हैं वो किसको देते हैं, विधि के समक्ष समान संरक्षण को। समता की भी बात करी जाती है, मगर समता के जो पैमाने होते हैं वो अलग होते हैं और संरक्षण के पैमाने अलग होते हैं। वरीयता जो मिली जाती है वो मिलती है विधि के समक्ष समान संरक्षण, कि हम एक इस तरीके का बोल सकते हैं कि मापदंड तैयार करेंगे जिसमें क्या हो सके कि सभी व्यक्तियों को विधि समान रूप से क्या कर सके, संरक्षण दे सके। ऐसा ना हो कि हमने कोई ऐसी विधि बना दी जिससे किसी एक वर्ग को तो फायदा हो रहा है और दूसरे वर्ग का विकास ही नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट है यहां तक? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 14 है वो ये बात करता है कि विधि सभी को समान, समता की भी बात करती है और संरक्षण की भी बात करती है। और हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के शासन को वरीयता देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 पर आयुष्मान खुराना की एक अच्छी मूवी आई है जिसमें वर्णित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। मूवी बहुत शानदार मूवी है, आप देखिएगा, आपको समाज की रियलिटी समझ आएगी कि आज हम समाज, हमारे भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी समाज में कहीं ना कहीं विभेद देखने को मिलता है। ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, जन्म स्थान, रंग और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब ये जो मुद्दा है ये आपको समझना पड़ेगा कि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर विभेद तो हो रहा है, महिलाओं के लिए अलग कानून बना दिए गए हैं, बच्चों के लिए अलग कानून बना दिए गए हैं, ST SC OBC के लिए अलग कानून बना दिए गए हैं, EWS का एक अलग कानून बना दिया गया है, तो विभेद हो रहा है दूसरों के साथ। तो आप जब देखोगे कि इसके जो सब आर्टिकल्स हैं A, B, C, D, E, इनमें अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं और उनके संदर्भ में व्याख्याएं की गई हैं कि ये जो है वो किस तरीके से काम करेंगे। जैसे 15A जिसको बोलते हैं 15A, उसमें वर्णित है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो इन 5 चीजों पर क्या करेगा, कानून बनाएगा, जिससे कि क्या हो सके, समाज में किसी प्रकार की असमानता ना आए। कि कोई विशेष धर्म का है तो उसे ज्यादा संरक्षण तो नहीं दिया जा रहा है, कोई विशेष जाति का है तो उसके साथ कोई किसी प्रकार का विभेद तो नहीं किया जा रहा है, कोई जन्म स्थान या लिंग के आधार या रंग के आधार पर उससे कोई विभेद तो नहीं हो रहा है। जो विभेद है वो समाज में अराजकता का कारण बनता है। इस चीज को रोकने के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज A में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो इन सब चीजों पर ध्यान देगा। साथ ही साथ राज्य के साथ साथ नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है, नागरिकों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके की गतिविधियां जो है वो ना करें। ठीक है, अब लास्ट जो है वो आर्टिकल 15C या 3 बोल सकते हैं, उसमें वुमेन और चिल्ड्रन की बात की गई है। हम देखते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो आश्रित वर्ग में आते हैं और वुमेन भी, हमारे इतिहास में आप देखोगे कि वुमेन की स्थिति जो है, महिला की स्थिति हमेशा से निम्न रही है और वो अपने अधिकारों की भी प्राप्ति नहीं कर पाई है। जैसे महिला के साथ बहुत तरीके डिस्क्रिमिनेशन होते रहे हैं, तो उस तरीके के विभेद को खत्म करने के लिए एक अलग से प्रोटेक्शन दिया गया है महिलाओं के लिए कि जो महिला हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का विभेद ना हो। अब जो महिलाओं के साथ जैसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज चलती हैं कि सती प्रथा के लिए, विधवा जो महिलाएं हैं उनके संदर्भ में और अन्य महिलाओं के संदर्भ में जो विरोधी प्रथा है उनको समाप्त करने के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं
कि भैया ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मतलब ऐसा ना हो कि महिलाओं के अधिकारों को हानि करे, इसलिए क्या करा गया है, महिलाओं को अलग से संरक्षण दिया गया है और बच्चों को अलग से व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि एससी और एसटी, ओबीसी, इन लोगों के लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं कि ये जो वर्ग हैं ये समाज में आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं, सामाजिक स्थिति इनकी बहुत निम्न है, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। ये बात स्पष्ट है आप लोगों को? नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। ये अफसर की समता की बात करता है। समता, अफसर की समता का मतलब ये है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। अब इसका भी अपवाद वही खड़ा हो जाता है कि जो हमारे यहाँ आरक्षण की नीति है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि आरक्षण की नीति किस संदर्भ में काम करती है। हमारे समाज में जो वर्ग सबसे निम्न तबके पर है, या फिर बोल सकते हैं जिसका काफी मतलब विकास नहीं हो पाया है, वह मुख्य धारा में नहीं है, तो उन मुख्य धारा में उन व्यक्तियों को लाने के लिए आरक्षण की नीति काम कर रही है। ठीक है, तो इसको हम अपवाद के रूप में ना देखकर हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी सामाजिक स्थिति गवर्नमेंट कैसे सुधारती है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 में संरक्षण की बात की गई है। अब संरक्षण कैसे करा जाएगा? जब हम दो व्यक्तियों की परिस्थितियों को देखेंगे, यदि हम उन दोनों व्यक्तियों की परिस्थितियों को सही रूप से नहीं समझ सक पाएंगे, तो हम दोनों के लिए समान कानून बनाएंगे, और जब समान कानून बनाएंगे तो एक व्यक्ति हमेशा उच्च पे रहेगा जिसकी सामाजिक स्थिति पहले से ठीक थी, और दूसरा व्यक्ति हमेशा निम्न पे रहेगा। तो गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, उस संरक्षण की नीति को लागू करे, जिससे कि क्या हो सके कि समाज का जो निम्न तबका है वो भी क्या हो सके, मुख्य धारा में आ जाए। स्पष्ट है? तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 16 क्या बोलता है, अफसर की समता। नेक्स्ट अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। का अंत। देखिए हमारे समाज में अस्पृश्यता इस रूप में देखी जाती थी कि जो वर्ग निम्न वर्ग है, जिसको हम निम्न जाति के व्यक्ति बोलते हैं, उनके साथ विभेद होता था उनके वर्ग के आधार पर, और समाज में इस तरीके के भेदभाव किए जाते थे कि उनका किसी के घर के सामने से नहीं निकल सकते, या फिर किसी बस या ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, या फिर उन लोगों के साथ उस जगह से पानी नहीं ले सकते जहां पर क्या हो सकता है जो विशेष वर्ग के लोग जो है पानी पीते हैं। तो ये एक प्रकार की अस्पृश्यता थी, उन्हें मंदिरों में जाने में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ये इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। ये अनुच्छेद जो है वो ये बोलता है कि समाज के सभी वर्ग, या बोल सकते हैं सभी नागरिक समान है। और ये जो अस्पृश्यता वाला मुद्दा है, ये मानवाधिकार को ज्यादा प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्गों को मानव ही नहीं समझा जाता था, नेचुरल जस्टिस से ही क्या रखा जाता था, दूर रखा जाता था। उनका यह मानना था कि भैंस, बकरी, गाय, गधे, घोड़े हमारे घर के सामने से निकल जाए, मगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति ना निकले। दूसरी चीज, जिस तालाब से हम पानी पीते हैं वहां पर हर एक जानवर पानी पी सकता है, मगर कोई एक विशेष वर्ग का जो व्यक्ति है वो पानी नहीं पी सकता। तो ये जो था अस्पृश्यता मानव अधिकार को तो सबसे ज्यादा बाधित करती थी। इसी को रोकने के लिए समाज में क्या लिखा है, अस्पृश्यता का अंत किया गया। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, संविधान में यह शब्द जो है परिभाषित नहीं है।
और इसी अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए, मतलब और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट लेके आई, जिसे हम बोलते हैं SC/ST एक्ट। उसके बाद मानव अधिकार अधिनियम, इस तरीके के एक्ट लेके आई जिससे क्या हो सके, समाज में ये सब गतिविधियां जो हैं वो खत्म हो सकें और ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, समता मूलक समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, जो बोलता है उपाधियों का अंत। देखिए, जब व्यक्ति को जो उपाधियां मिलती हैं तो वो अपने आप को एक वर्ग विशेष से अलग मानने लगता था। जैसे राजा महाराजा, या बोलते थे कि मतलब राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस तरीके की जो उपाधियां मिलती थी राज्य की ओर से, तो वो अपने आप को एक विशेष वर्ग से क्या कर सकता, अलग मान ले सकता। और ये उपाधियां जो होती थी वो विशेष अधिकार को सूचित करती हैं, विशेषाधिकार को सूचित करती हैं। और जब समाज में कोई विशेष वर्ग आ जाता है, विशेषाधिकार वर्ग आ जाता है, तो समता नहीं रहती है। जब समाज में समता नहीं रहेगी तो हमारे जो संविधान का उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। और उसे प्राप्त करने के लिए हमने उपाधियों को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उपाधियों का अंत करने का मेन पर्पस भी यही था कि समाज में कोई ऐसा विशेष अधिकार वर्ग ना पैदा हो जाए जो सभी नागरिकों से अपने आप को अलग रखे और उसके लिए कुछ विशेष कानून बना दिए जाएं या किसी विशेष प्रकार की उसको फैसिलिटीज दी जाए या उस विधि से अपने आप को ऊपर रहा जाए कि यदि ये कोई अपराध कर देता है या उसके लिए जो अपराधी या फिर बोल सकते हैं विधि में कुछ संरक्षण की बात की जा रही है, ये सब चीजें उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए क्या करा गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि समता के जो अधिकार है उसमें 5 अनुच्छेद काम करते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। 14 में कहा गया है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और रंग के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। 16 में कहा गया है कि नगर नियोजन या बोल सकते हैं लोक नियोजन में सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा और 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत किया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए, चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस। ठीक है, आज की क्लास में हमारा इतना ही। धन्यवाद।